नमस्कार। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। खेती। जब भी ये शब्द आता है तो दिमाग में सबसे पहले खूब सारी शारीरिक मेहनत, पसीना और थकान आती है ना? लेकिन आज इस चर्चा में हम इस पुरानी सोच को बिल्कुल पलटने वाले हैं। दरअसल ये पूरा विश्लेषण खेती को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक बेहद रणनीतिक और डेटा संचालित बिजनेस एंटरप्राइज के रूप में देखने के बारे में है। हम जो ब्लूप्रिंट आज डिकोड कर रहे हैं वो ये साबित करता है कि खेती में कामयाबी सिर्फ पसीना बहाने से नहीं बल्कि एक सॉलिड सिस्टम बनाने से आती है। तो आज के इस मास्टर क्लास का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे 1. खेती की संपत्ति के विरोधाभास से, फिर समझेंगे 2. भूमि और बाजार विश्लेषण को, उसके बाद 3. एकीकृत कृषि प्रणाली, 4. मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन, 5. तकनीक और सरकारी मदद का उपयोग और आखिर में देखेंगे 6. एक एग्रीबिजनेस सीईओ का माइंडसेट कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खेती की संपत्ति का विरोधाभास। अगर हम यहाँ 2 अलग मॉडलों पर गौर करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ वो पारंपरिक तरीका है जहाँ सब कुछ किस्मत, तोड़फोड़ वाली मेहनत और जमीन के आकार पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ कड़ी मेहनत से कभी किसी ने ढेर सारी दौलत नहीं बनाई। वहीं दूसरी तरफ एक रणनीतिक और अमीर किसान का मॉडल है। यहाँ हवा में बातें नहीं होती, सब कुछ एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर और मार्केट डेटा पर टिका होता है। और यही वो उद्यम संचालित कार्यप्रणाली है जो असल में वेल्थ जनरेट करती है। अब जरा इस बारे में सोचिए, एक ही देश है, एक जैसी मिट्टी है और बारिश भी बराबर हो रही है। फिर भी एक किसान महीने का 30,000 कमा रहा है और दूसरा सीधे 5 लाख। ऐसा क्यों? तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि मौसम, जमीन का आकार या किस्मत इस भारी अंतर को तय नहीं करते। ये पूरा का पूरा गेम प्योर स्ट्रैटेजी का है। मुनाफा हमेशा आपकी रणनीति से तय होता है, परिस्थितियों से नहीं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, इमोशनल फार्मिंग या भावनात्मक खेती। ये असल में एक ऐसा जाल है जो दौलत बनाने के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। होता क्या है कि पहले खेतों में फसल उगा ली जाती है और फिर बाद में खरीदार ढूंढे जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली बात हो गई। इससे मार्जिन बिल्कुल अनिश्चित हो जाते हैं। इसके बिल्कुल उलट स्मार्ट रणनीति ये कहती है कि जमीन में एक भी बीज डालने से पहले लोकल और ग्लोबल मार्केट की डिमांड का एनालिसिस होना चाहिए। कौन खरीदेगा, कितना खरीदेगा और किस दाम पर खरीदेगा, ये पहले से पता होना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, भूमि और बाजार विश्लेषण। जमीन में पैसा या बीज लगाने से पहले उसकी सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए खेत तक अच्छी सड़क ही नहीं है तो ट्रांसपोर्ट का खर्च ही सारा मुनाफा खा जाएगा। लेकिन सबसे क्रूशल पॉइंट पानी का है। यहाँ हमें अपना नजरिया बदलना होगा। पानी की कमी कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये एक डेटा पॉइंट है। ये बताता है कि अब मॉडल बदलने का वक्त आ गया है। अगर पानी कम है तो बाजरा यानी मिलेट्स या औषधीय पौधों की खेती की जा सकती है। और अगर पानी बिल्कुल ही नहीं है तो पोल्ट्री, बकरी पालन या वर्मी कंपोस्ट जैसे बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। समस्याएं दरअसल दिशा बदलने का सिग्नल होती हैं, फेल होने का नहीं। याद रखिए, प्रॉफिट मार्केट डिसाइड करता है, प्रोडक्शन नहीं। इसलिए शुरुआत में ही बहुत बड़े स्केल पर काम करना समझदारी नहीं है। इसकी जगह टेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। पहला स्टेप, हमेशा छोटे लेवल पर ट्रायल शुरू करें। दूसरा स्टेप, उसकी उपज, बीमारियों से लड़ने की ताकत और मार्केट का रिस्पॉन्स बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें। ट्रायल और एरर कोई फेलियर नहीं है, ये एक बहुत कीमती डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है। और तीसरा स्टेप, जिस फसल में सबसे ज्यादा मुनाफा मिले बस उसी का स्केल बढ़ाएं। पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही बड़ा कदम उठाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, एकीकृत कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स। इसे हम एक हिडन स्टेबिलिटी इंजन कह सकते हैं। ये कमाल का क्लोज्ड लूप सिस्टम है जो वित्तीय जोखिम को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। मान लीजिए किसी फार्म में डेयरी, पोल्ट्री, फसल और बायोगैस सब एक साथ हैं। पहले स्टेप में गाय का गोबर बायोगैस ईंधन बन जाता है। दूसरे स्टेप में जो स्लरी बचती है वो वर्मी कंपोस्ट में बदल जाती है। तीसरा स्टेप, यही खाद फसलों के लिए बेहतरीन पोषण का काम करती है। और आखिरी स्टेप में फसल का बचा हुआ अवशेष वापस जानवरों का चारा बन जाता है। देखा आपने, यहाँ कचरा भी एक एसिड बन गया। इससे लागत काफी कम हो जाती है। और सबसे अच्छी बात, अगर एक फसल फेल भी हो जाए तो पूरा फार्म बर्बाद नहीं होता। ये अपने रिस्क को मैनेज करने का सबसे सॉलिड तरीका है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन।
ये वो फेज है जहां दौलत सच में स्केल होती है। जरा इस 50 रुपए के फिगर पर गौर करें। ये कच्चा दूध थोक में बेचने का एक अनुमानित आधार मूल्य है। जब हम कच्चा माल ऐसे ही बेच देते हैं तो मार्जिन बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि जमीन सिर्फ उपज दे रही है। इस बेस प्राइस को देखकर ही समझ आ जाता है कि हमें अगला रणनीतिक कदम क्यों उठाना चाहिए। और मैजिक यहीं पर होता है। प्रोसेसिंग किसी भी आम कच्ची उपज को हाई मार्जिन प्रोडक्ट में बदल सकती है। उसी 50 रुपए लीटर वाले दूध को अगर घी, पनीर या आइसक्रीम में बदल दिया जाए तो रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाता है। गाय वही है, दूध वही है, पर मुनाफा आसमान छूने लगता है। टमाटर को देखिए, उसे सॉस में बदलकर मार्जिन बढ़ाया जा सकता है। मूंगफली से तेल निकालकर प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। असल में प्रोसेसिंग ही वो मल्टीप्लायर है जो सही मायनों में दौलत बनाता है। लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बाद भी उसे बेचना कहाँ है? थोक बाजार तो प्रॉफिट को निचोड़ लेता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग एक गेम चेंजर साबित होती है। बीच वाले बिचौलियों को हटाना और सीधे कस्टमर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आज के दौर में व्हाट्सएप ऑर्डर्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया ब्रांडिंग का उपयोग करके सीधे कंज्यूमर को टारगेट किया जा सकता है। हर वो बिचौलिया जिसे सिस्टम से बाहर किया जाता है, वो सीधे किसान के नेट प्रॉफिट में इजाफा करता है। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, तकनीक और सरकारी मदद का उपयोग। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी पर किया गया खर्च कोई लग्जरी नहीं है, ये आपके मार्जिन प्रोटेक्टर्स हैं। ड्रिप इरिगेशन को ही ले लीजिए, ये पानी की बर्बादी को रोकता है। मल्चिंग से मिट्टी की नमी बची रहती है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जैसे पॉली हाउस मौसम की मार से बचाकर पैदावार को स्टेबल रखते हैं। और जो स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं वे लेबर पर निर्भरता को कम कर देते हैं। जब फसल का नुकसान कम होगा, लेबर और पानी का खर्च घटेगा, तो जाहिर है मुनाफा अपने आप बढ़ेगा। टेक आपको रिप्लेस नहीं करता, बल्कि आपको एम्पावर करता है। और हाँ, इस नई खेती में सरकारी सपोर्ट का भी रोल होता है। पर यहाँ एक बहुत कमाल का कोट याद रखने लायक है। पहले एक लाभदायक मॉडल बनाएं और फिर उसके विकास को तेज करने के लिए सब्सिडी का उपयोग करें। सब्सिडी को आधार बनाकर बिजनेस शुरू करना समझदारी नहीं है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो या ड्रिप इरिगेशन। सरकारी स्कीम का उपयोग ग्रोथ बूस्टर की तरह होना चाहिए। ये एक टूल है आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, न कि कोई शॉर्टकट। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी यानी छठे हिस्से पर, एक एग्री बिजनेस सीईओ का माइंडसेट। सबसे बड़ी गलती जो लोग खेती में करते हैं वो है डेटा ट्रैक न करना। एक आम किसान और एक सीईओ में सबसे बड़ा फर्क उनका डैशबोर्ड होता है। एक मॉडर्न फार्मर अपने बिजनेस मैट्रिक्स पर बाज जैसी नजर रखता है। उसके डैशबोर्ड पर क्या होता है? प्रति एकड़ लागत कितनी आ रही है, हर साइकिल का शुद्ध लाभ क्या है, इनपुट लगाने पर आउटपुट का रेशियो कैसा चल रहा है और प्रति एकड़ प्रति वर्ष रिटर्न कितना मिल रहा है। कामयाबी जमीन के बड़े आकार का घमंड करने से नहीं मिलती, बल्कि नंबर्स और डेटा को मापने से मिलती है। यही माइंडसेट एक सामान्य खेती को एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बनाता है। तो देखा आपने, खेती कभी घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि बिना प्लानिंग के की गई खेती नुकसान देती है। सही एनालिसिस, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन और वैल्यू एडिशन से सीमित संसाधनों में भी वेल्थ जनरेट की जा सकती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रही हूँ। सोचिए जरा, अगर किसी के पास ठीक 1 एकड़ जमीन हो और पानी भी लिमिटेड हो, तो इस मास्टर क्लास ब्लूप्रिंट का उपयोग करके कौन सा परफेक्ट इंटीग्रेटेड वेल्थ मॉडल बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा को एक रियल वर्ल्ड चैलेंज में बदल देता है। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करेगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।